नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है और इसी की तैयारी हम इस चैनल पर करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज और जीएस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन के बाद आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप अपना जवाब कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी थी? पहले तो आप क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा द ऑटोबायोग्राफी एंड अननोन इंडियन, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? तो चलिए 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। प्लीज कमेंट करके आंसर बताइए फास्ट। तो इसका राइट आंसर है नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा जो पुस्तक है इसके लेखक हैं। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए ये जो पुस्तक है ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये पुस्तक 1951 में प्रकाशित हुई थी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है कि भारत में गेहूं की पैदावार सबसे अधिक किस राज्य में होती है। 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। प्लीज आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार उत्तर प्रदेश में होती है। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है। तो उस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है हरियाणा। और चौथे नंबर पर भी मैं आपको बता देती हूँ कौन सा राज्य है। तो चौथे नंबर पर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, केरल के तट को क्या कहते हैं? 10 सेकंड का आपके पास समय है। कमेंट करिए आंसर कि केरल के तट को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है मालाबार तट। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। अब मैं ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके बारे में भी आपको बता देती हूँ। तो कोंकण तट किसे कहते हैं? तो गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं। और कोरामंडल तट किसे कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक के तट को कोरामंडल तट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं थी? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी फिल्म है जिसके डायरेक्टर सत्यजीत रे नहीं हैं। 10 सेकंड का समय है आपके पास। प्लीज आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है सलाम बॉम्बे। सलाम बॉम्बे जो मूवी है इसके डायरेक्टर सत्यजीत रे नहीं हैं। बाकी जो अपराजिता, चारुलता, पांथेरी पंचाल मूवी है इसके डायरेक्टर सत्यजीत रे हैं। लेकिन सलाम बॉम्बे जो मूवी है इसके डायरेक्टर सत्यजीत रे नहीं हैं। अब आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि सलाम बॉम्बे मूवी के डायरेक्टर कौन हैं। तो सलाम बॉम्बे मूवी के डायरेक्टर हैं मीरा नायर। और ये जो सलाम बॉम्बे मूवी है ये रिलीज़ कब हुई थी? तो 1988 में रिलीज़ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज कमेंट करिए। 10 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉन ट्रिब्रेगन और रेगनर फ्रिक्स। जॉन ट्रिब्रेगन और रेगनर फ्रिक्स को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जॉन ट्रिब्रेगन और रेगनर फ्रिक्स को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो प्रथम नोबेल पुरस्कार है वो 1969 में दिया गया था।
उसके बाद नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से 6 क्षेत्र? विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इन 6 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और ये भी क्वेश्चन अल्फ्रेड नोबेल से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज 1867 ईस्वी में की थी। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और यहाँ पे ऑप्शन है अमरीश सेन। अमरीश सेन को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1998 में अमरीश सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है। तो पहले तो ये आप क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो न्यायालय है ये किससे संबंधित मामलों को देखता है। तो 10 सेकंड का आपके पास समय है। इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से संबंधित मामलों को देखता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था। तो हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था आपको बताना है। 10 सेकंड का आपके पास समय है। प्लीज इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। जो हर्षवर्धन के राज्य का समय काल था वो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक था। अब आपको मालूम होना चाहिए हर्षवर्धन कौन था। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का एक राजा था। और हर्षवर्धन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर्षवर्धन की जीवनी का क्या नाम है। जो हर्षवर्धन की बायोग्राफी है ना उसका क्या नाम है। तो हर्षवर्धन की बायोग्राफी का नाम है हर्षचरित। हर्षचरित। हर्षवर्धन की बायोग्राफी का क्या नाम है? हर्षचरित। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षचरित की रचना किसने की थी। तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। ये बाणभट्ट कौन था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि कोणार्क मंदिर, जिसे आप सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पे स्थित है। 10 सेकंड का आपके पास समय है। प्लीज इसका आंसर कमेंट करिए। तो देखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में कहाँ? तो उड़ीसा के पुरी जिले में ये स्थित है। ठीक है। और कोणार्क मंदिर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और एक क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया था। तो कोणार्क मंदिर को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1984 में घोषित किया गया था। अब आपको यहाँ पे यूनेस्को की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, यूनेस्को की फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? 10 सेकंड का आपके पास समय है, इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर है चार मीनार। जो चार मीनार स्मारक है ये किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1591 ईस्वी में करवाया था। और ये चार मीनार जो स्मारक है ये कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है, तेलंगाना के अंदर। उसके बाद जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि इन सब का निर्माण किसने कराया था। तो बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और इत्माद उद दौला मकबरा जो है इसका निर्माण नूरजहां बेगम ने करवाया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। 10 सेकंड का आपके पास समय है, प्लीज इसका आंसर कमेंट करिए। हरी आप। तो इसका राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1774 ईस्वी में की गई थी। और किसने की थी? तो जॉर्ज द्वितीय ने की थी। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो 10 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, प्लीज इसका आंसर कमेंट करिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कब बने थे? तो 1887 में बने थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक डॉक्टर A.O. ह्यूम को माना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर प्रथम अध्यक्ष सिर्फ पूछा जाए तो वो थे W.C. बैनर्जी, जो कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। और अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो 10 सेकंड का आपके पास समय है, प्लीज इसका राइट आंसर कमेंट करिए। देखिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और पता लग जाएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे। तो इसका राइट आंसर है बरेली। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो केंद्र है ये बरेली में स्थित है। बरेली कहाँ है? तो ये यूपी में है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अमोसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? 10 सेकंड का आपके पास समय है, प्लीज इसका आंसर कमेंट करिए कि अमोसी जो हवाई अड्डा है ये किस राज्य में स्थित है। बहुत ही फेमस हवाई अड्डा है ये। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। जो अमोसी हवाई अड्डा है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। अमोसी हवाई अड्डा को आप चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा के नाम से ये फेमस है, अमोसी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है? आपको बताना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग जो पुस्तक है इसकी लेखिका कौन है। 10 सेकंड का आपके पास समय है, इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किरण बेदी। किरण बेदी व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखक हैं। और किरण बेदी से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आईपीएस अधिकारी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी किरण बेदी। किरण बेदी
ऐसी पहली महिला थी जो IPS अधिकारी बनी थी? भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने वाली प्रथम महिला किरण बेदी थी। और ये कब बनी थी IPS अधिकारी? तो 1972 में बनी थी। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो प्लीज इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया था। तो ये दिवस पहली बार 1966 में मनाया गया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है। तो ये दिवस शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और दुनिया भर के लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। और ये दिवस जो है ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। और यूनेस्को की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई पीछे क्वेश्चन में, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और आपको मालूम होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जब 2020 में मनाया गया है तो इसकी थीम क्या है? तो देखिए, जो इसकी थीम है ये कोविड-19 से रिलेटेड है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, इसकी थीम है 2020 में लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। इसकी थीम आप नोट कर लीजिए। इस बार RRB NTPC के एग्ज़ाम में किसी न किसी दिवस की थीम तो ज़रूर पूछी जाएगी। तो इतनी इम्पोर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। 10 सेकंड का आपके पास समय है, प्लीज़ इसका आंसर कमेंट करिए। जो गोल्डन गर्ल पुस्तक है ये किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, PT ऊषा। जो गोल्डन गर्ल नामक पुस्तक है ये PT ऊषा जो खिलाड़ी हैं इनसे संबंधित है। आपको मालूम होना चाहिए जो PT ऊषा है ना, ये हमारे भारत की एक एथलीट है, बहुत ही फेमस एथलीट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपको इसका राइट आंसर बताना है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। 10 सेकंड का आपके पास समय है, प्लीज़ इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है तीर अंदाजी। और आपको मालूम होना चाहिए ये जो तीर अंदाजी खेल है इसे भूटान के द्वारा राष्ट्रीय खेल का दर्जा कब दिया गया था? तो 1971 में दिया गया था। ओके, उसके बाद आपको भूटान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने पहले भी RRB NTPC का एग्ज़ाम दिया होगा या आपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन देखे होंगे तो आपने देखे होंगे उसमें कई जो कंट्रीज़ हैं उनके राजधानी पूछ ली जाती है, या फिर प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ लिया जाता है, या फिर उसकी करेंसी क्या है ये सब पूछ लिया जाता है। तो ये भी मैं आपको बता रही हूँ, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान के प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट में कौन है? तो वो है लोते त्शेरिंग। वर्तमान में भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि प्रधानमंत्री हैं वो लोते त्शेरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 में हुई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कितनी कंट्रीज यूरोपीय संघ की सदस्य हैं? तो 28 देश इसके सदस्य हैं यूरोपीय संघ के। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? 10 सेकंड का आपके पास समय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये। आपको ये बताना है किसी भी देश की राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्लीज़ इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
मैरिया इसाबेल पेरोन ये किसी भी देश की राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला थी। और ये किस देश की राष्ट्रपति बनी थी? तो ये अर्जेंटीना देश की राष्ट्रपति बनी थी। कब बनी थी? 1974 में बनी थी। अगला क्वेश्चन, सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? 10 सेकंड का आपके पास समय है, इसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। सार्क देशों में सबसे घना देश बांग्लादेश है। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सार्क का पूरा नाम बताइए। तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुई थी। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कितने देश सार्क के मेंबर हैं। तो 8 देश सार्क के मेंबर हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा भारत ही है, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा पाकिस्तान, चौथा बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, छठा है श्रीलंका और सातवां है नेपाल और आठवां है भूटान। ठीक है, 8 देश सार्क के मेंबर हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है सार्क का? तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल के अंदर। उसके बाद आपको बांग्लादेश की कैपिटल क्या है ये भी मालूम होनी चाहिए। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। और बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है शेख हसीना। शेख हसीना प्रेजेंट में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। और बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वो है अब्दुल हामिद। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? 10 सेकंड का आपके पास समय है, इसका राइट आंसर कमेंट करिए। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि वर्ल्ड का सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिब्राल्टर। जो जिब्राल्टर देश है ये विश्व का सबसे छोटी सीमा वाला देश है। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो वो है कनाडा। कनाडा देश की जो सीमा है वो सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? इसका राइट आंसर कमेंट करिए। 10 सेकंड का आपके पास समय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1825 में। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 1825 में चली थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये लंदन के डाल्टन से स्टॉकटन तक चली थी। कहाँ से कहाँ तक? लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटन तक चली थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। 10 सेकंड का आपके पास समय है, इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है। तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंतला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किन क्षेत्र वालों को दिया जाता है। 10 सेकंड का आपके पास समय, इसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र में। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी याद होने चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार मलयालम के एक लेखक थे जी शंकर कुरूप, उन्हें दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1965 में दिया गया था।
और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो संविधान की 8वीं अनुसूची है ना, उसमें जो 22 भाषाएं लिखी गई हैं ना, उन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में अगर कोई कवि या लेखक लेख या रचना अपनी करता है ना, तो उस व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी के लेखक कौन थे। तो उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ये प्रथम हिंदी लेखक थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और उन्हें ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उनकी एक रचना थी चिदंबरा, इसके लिए दिया गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।